नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनकर राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बिब्लोफाइल स्टडी सेंटर में। बिब्लोफाइल हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नई अप्रोच लाता रहता है, नई नई चीज़ें नमस्कार दोस्तों, मैं दिनकर राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बिब्लोफाइल स्टडी सेंटर में। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, हमेशा की तरह आरआरबी का मैं जीएस सोल्यूशन लेके आया हूं। जीएस को अपन नए अप्रोच के थ्रू देखेंगे, नए नए तरीके देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट जो पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, तब मैंने आपसे कहा था कि इसमें दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। आने को तो यहाँ पे भी आए थोड़ा सा, पर यहाँ पे अपर लेवल आया है। उस अपर लेवल को अपन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। ये जीएस पेपर का 27 नंबर पेपर है और मैं जीएस पेपर का 27 है जो आरआरबी में लगा रहा है, और अपन जो सॉल्व कर रहे हैं वो जीएस पार्ट को अपन सॉल्व करने वाले हैं। और जीएस पार्ट में जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, वो देखते हैं। आइए, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे कि आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, ठीक है, अब तो वहाँ कहाँ, जैसे कि कोई पुलिस वाले हैं या कोई थाने वाले हैं, इवन कृषि से रिलेटेड है, कृषि मंडी से रिलेटेड है, या कोई गवर्नमेंट हमें कोई भी सूचना देनी है या कोई कंप्लेन करवानी है, गवर्नमेंट से आपको कोई दिक्कत है तो वो कंप्लेन करानी है, तो उसका प्रस्तुतिकरण जो होगा वो कहाँ पर होगा। सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, हाई कोर्ट में हो सकता है, या कहीं अदर वे में हो सकता है। तो ये अपन निर्धारण करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कैसे बच्चों, देखिए, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हो सकता है? जी नहीं, इसके अलावा भी अपने पास ऑप्शन है। वो क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। आइए, सेकंड है बच्चों, सेकंड ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं अपन लोग। केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में नहीं, ठीक है, केवल एक वर्ड यूज कर रहा है ओनली। इसके कारण ये आंसर गलत होता है कि तो सर्वोच्च न्यायालय में भी जाती है और उच्च न्यायालय में भी जाती है, लेकिन केवल वर्ड नहीं होता तो अपन आंसर ये कर सकते थे। केवल केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण नहीं, तो जो इसका प्रस्तुतिकरण हो सकता है बच्चों, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में ही हो सकता है। जो PIL यानी जनहित में जो याचिका है हमने जो ली थी, वो ली थी बच्चों अमेरिका से। कहाँ से अडॉप्ट की थी? PIL की जो सुविधा है हमने जो अडॉप्ट की थी वो अमेरिका से अडॉप्ट की थी बच्चों। आपसे पूछा जा सकता है कि PIL भारत ने कहाँ से अडॉप्ट की थी, तो वो अडॉप्ट कहाँ से की थी PIL, तो बच्चों वो हमने अमेरिका से अडॉप्ट की थी। जैसे गरीबी, अब मैं इसको एक कारण बताता हूँ क्या चीज़ है इसके। गरीब नस्लीय अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करना, जैसे किसी गरीब के साथ अपन भेदभाव कर रहे हैं, नस्लीय भेदभाव कर रहे हैं, सांप्रदायिक भेदभाव कर रहे हैं, उनके लिए PIL याचिका दी जा सकती है। और PIL याचिका जो हमने ली थी वो कहाँ से ली थी? अमेरिका से ली थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? सारनाथ स्तंभ, जहाँ पर भगवान बौद्ध ने पहली स्पीच दी थी, सारनाथ वह जगह है बच्चों। सारनाथ कौन सी जगह है? जो इतिहास में बहुत बड़ा जिसका नाम है। सारनाथ में 4 जानवर हैं, उनकी अलग अलग उत्कीर्ण हैं, अलग अलग चित्र उनके उत्कीर्ण हैं। उनमें से ये पूछा है कौन सा उत्कीर्ण नहीं है। पहले मैं उन 4 जानवरों के नाम मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, कौन कौन से हैं वो 4 जानवर। एक तो है बच्चों बैल, ऑक्स जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। एक और है बच्चों हाथी, एलिफेंट जिसको बोलते हैं। एक है घोड़ा। ये तो तीनों दे रखे। इनके अलावा बच्चों सिंह है। इनके अलावा क्या है? सिंह। तो आप देख लीजिए चारों ऑप्शनों में से कौन सा मैच होता है। बैल भी है, घोड़ा भी और हाथी भी है। और कौन सा है? कुबड़ वाला सांड बच्चों, हम्प्ड बुल। कुबड़ वाला लिख लेना इसको। बात समझ में आई कि नहीं है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। एक और बात ध्यान रखनी है अपन को यहाँ से कि मैंने अभी कहा कि सारनाथ स्तंभ पर भगवान बुद्ध ने पहली स्पीच दी थी। भगवान बुद्ध ने क्या दिया था बच्चों? पहली बार स्पीच दिया था। भगवान बुद्ध ने पहली स्पीच दी थी। और जो 11 नंबर के तीर्थंकर होते हैं बच्चों, 11th नंबर के तीर्थंकर होते हैं श्रेयसनाथ। उनका भी जन्म सारनाथ में ही हुआ था। श्रेयसनाथ, इनका जन्म कहाँ पे होता है बच्चों? सारनाथ में ही होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और सारनाथ में ही क्या हुआ था? गौतम बुद्ध ने क्या दिया था बच्चों? पहली स्पीच दी थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पहली स्पीच कहाँ दी जाती है? गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में ही दी जाती है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी?
कन्नौज सभा जो प्रारंभ होती है किसके किसके रेस्पेक्ट में होती है, किसके सम्मान में होती है? ठीक है, कन्नौज जो सभा होती है उसमें कौन होते हैं? पहले मैं बता दूं कब होती है। ये 643 में होती है। और जो ये सम्मान होता है वो हुएनसांग का होता है बच्चों। किसका सम्मान होता है? हुएनसांग का होता है। ये चीनी ट्रैवलर होते हैं, चीनी यात्री होते हैं, इनके सम्मान में हर्ष के द्वारा ये क्या की जाती है? आयोजित की जाती है कन्नौज में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जो हेनसांग जो व्यक्ति था महायान संप्रदाय से बिलोंग करता था। किससे बिलोंग करता था? महायान संप्रदाय से बिलोंग करता था। महायान जो संबंध रखता है वो किससे संबंध रखता है? बौद्धिज्म से संबंध रखता है बच्चों। बौद्ध से संबंध रखता है, बौद्ध से संबंध रखता है महायान। और महायान से कौन पालना करने वाले थे? हुएनसांग पालना करने वाले थे। कब आए थे? 643 में आते हैं बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए, सातवाहन अपने सिक्का मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? सातवाहन। ठीक है, सातवाहन जो डायनेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर डायनेस्टी होती है सातवाहन। आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि सातवाहन सिल्वर के भी यूज करते थे, कॉपर के भी यूज किए, और गोल्ड के भी और लेड के भी। बोले फिर सर आंसर कौन सा होगा? मैं आपको बता देता हूं यहाँ से कि बच्चों जो सातवाहन राजवंशों के द्वारा जो यूज किया जाता था वो लेड यूज किया जाता था। ठीक है, यूज सारे थे लेकिन लेड का जो उपयोग था सबसे पहले इन्होंने ही प्रारंभ किया था। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम लेड के सिक्के का यूज किया था। लेड के सिक्कों का उपयोग किया था बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? ठीक है, ये जो सिक्के मिलते हैं हमें त्रिपुरी से मिलते हैं बच्चों। कहाँ से मिलते हैं? त्रिपुरी से मिलते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हमें जो ये लेड के सिक्के प्राप्त होते हैं, लेड के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं त्रिपुरी से बच्चों। कहाँ से प्राप्त होते हैं? त्रिपुरी से प्राप्त होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जानकारी के लिए अगेन रिवाइज कर रहा हूँ कि गोल्ड के सिक्के भी मिलते हैं, सिल्वर के सिक्के भी मिलते हैं और कॉपर के सिक्के भी। ये सातवाहन राजवंशों के जो राजा हुए उनके द्वारा यूज किए गए थे। लेकिन सर्वप्रथम लेड के सिक्के जो यूज करते हैं वो सातवाहन वाले ही होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, आगे चलते हैं। आ जाइए, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाई जाती है? जो मशरूम जो सेल होती हैं, मशरूम जैसी आकृतियों की जो सेल होती हैं वो कहाँ पाई जाती है बच्चों? ये जब ये क्वेश्चन आते हैं ना तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? इनको बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि इस टाइप की जो टॉपोग्राफी के जो पार्ट होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, छत्रक साल की जो आकृतियाँ होती हैं बच्चों कुछ ऐसे करके होती हैं। ऐसे करके आकृति होती है। ये रेगिस्तान में होती है बच्चों, क्योंकि इनको ये रेत के होते हैं। ये जो टीले बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? रेत के टीले बने होते हैं बच्चों। किसके बने होते हैं? रेत के टीले बने होते हैं। और रेत के जब टीले बने होते हैं तो इनका हवाओं के जब चलती हैं तो बच्चों यहाँ से मिट्टी जो इनकी जो मिट्टी होती है और पास की वो गायब हो जाती है। ये कुछ आकृति जो बनती है छत्रक या मशरूम आकृति के बनते हैं बच्चों। कैसी आकृति के बनते हैं? मशरूम और छत्रक आकृति के बनते हैं ये बच्चों। देखो जैसे छत्रक से मतलब क्या है, यहाँ पे एक छतरी का आकार बन रहा है, आप ढंग से देखेंगे तो। ठीक है, मशरूम के आकार के ये बन जाते हैं। लगातार हवा के छे से बनते हैं। हवा जो छे होता रहता है उससे क्या करते हैं बच्चों? ये बनते रहते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। रेत के टीले कहाँ मिलते हैं? रेगिस्तान में मिलते हैं बच्चों। कहाँ पे मिलते हैं? रेगिस्तान। और रेगिस्तान भारत में कहाँ पे बच्चों? जैसे मरुस्थान के नाम से हम जानते हैं, मरुस्थल के नाम से हम जानते हैं, राजस्थान में मिलता है। कहाँ पे मिलता है बच्चों? राजस्थान में मिलते हैं। वहाँ पे ये आकृति ज़्यादा देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल। अब बाकी चीज़ें दे रखी हैं सर, पूर्वी घाट भी दे रखा है बच्चों, पश्चिमी घाट भी दे रखा है और सतपुड़ा पर्वत भी दे रखा है। इनकी मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। मैप के थ्रू अपन लोकेशन जान लेते हैं। ठीक है, एक तो बच्चों है यहाँ पे पश्चिमी घाट, ध्यान से देखिए। एक है बच्चों पूर्वी घाट। ये कैसा घाट है बच्चों? पूर्वी घाट। अब सतपुड़ा, ये रहा बच्चों सतपुड़ा। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखलाएं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और मरुस्थली वाला क्षेत्र यहाँ पे है। मरुस्थली वाला क्षेत्र कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन है, ये लोकेशन है जो आपको यहाँ से याद में रखनी है इनकी। ठीक है, ठीक है, आंसर आपको यहाँ से बच्चों इनका याद रखना है। तो छत्रक वाली जो आंसर है अपना सी है। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है?
ठीक है, अल्प अधिकार की जो प्रमुख विशेषता है बच्चों वो क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फर्मों की संख्या, जैसे कि यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अल्पाधिकार ऐसा बाजार है जहाँ बड़ी संख्या में छोटे विक्रेता होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ फर्म का आधिपत्य होता है। ठीक है, फर्मों की संख्या यानी कुछ फर्मों का क्या होता है, यहाँ पे आधिपत्य होता है, कुछ एक फर्म ही होती है। कैसे समझते हैं इसको, आओ ढंग से लिखते हैं इसको। कुछ फर्मों का ही क्या होता है, यहाँ पर आधिपत्य होता है। कुछ फर्मों का आधिपत्य होता है, जिसको बोलते हैं अल्पाधिकार। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ फर्मों का आधिपत्य होता है जिसे हम अल्पाधिकार बोलते हैं। जैसे मैंने कहा एयरलाइंस बिजनेस में आ जाइए आप लोग, एयरलाइंस में आ जाइए। ठीक है, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल आ जाइए, मेडिकल में जिसमें अपन बोलते हैं, मेडिकल में कुछ एक कंपनियां हैं जो मेडिसिन बनाने का काम कर रही हैं। ठीक है, इनका क्या बच्चों, ये कंपनियां बड़ी बड़ी भी हैं, छोटी छोटी भी हैं। जैसे मैं बोलूँ इनका ही अधिकार, एयरलाइंस है, मैं जैसे आपको नाम बताता हूँ, किंगफिशर, एक बताता हूँ कतर एयरलाइंस, कतर एयरलाइंस, ये कुछ एक ही कंपनियां हैं जो एयरलाइंस के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे करके हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं एयरलाइंस का बिजनेस, मेडिकल का बिजनेस। यहाँ पर पूरी तरीके से अल्पाधिकार होता है बच्चों, इन्हें पूरी तरीके से क्या होता है, अल्पाधिकार होता है। अब आई थिंक ये क्लियर आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। निवेश को एक नई पूंजी परिसंपत्ति के निर्माण यथा मशीनरी या फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया? ये व्यक्ति, ये पूछा गया है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू कैपिटल एसेट लाइक ए मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग। ये आपसे जब पूछा जाता है तो इसका इंपॉर्टेंस ही बहुत यहाँ पे बढ़ जाती है। कैसे कि पूंजीगत संपत्ति वह है जो किसी कंपनी को दीर्घकालिक अवधि आगे बढ़ने में मदद करती है। देखो एक वर्ड आया पूंजी परिसंपत्ति, ठीक है, कैपिटल भी आया और असेट भी आया। देखो इसके बात करते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों, जब कोई हम बिजनेस प्रारंभ करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी। जब हम बिजनेस या व्यवसाय, जब व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, जब व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, ढंग से सुनिएगा, पूंजी जब व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो जब व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है तो जो व्यवसाय में राशि लगाई जाती है उसे पूंजी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? व्यवसाय में जो राशि का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है तो उसे बोलते हैं पूंजी। अब एक और यूज किया गया इसमें पूंजी परिसंपत्ति, एक और वर्ड क्या है बच्चों? पूंजी परिसंपत्ति। अब पूंजी परिसंपत्ति क्या है? कैपिटल के साथ हमने एसेट लगाया। जैसे हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया, अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, तो हमने बोर्ड लेकर आए, बोर्ड लेके आए तो ये कैपिटल हो गई। अब जो एसेट के रूप में काम कर रहा है ये लॉन्ग टर्म चल रहा है। लॉन्ग टर्म एसेट जो होते हैं जो मोर देन 1 ईयर यूज किए जाते हैं, 1 वर्ष से अधिक लॉन्ग टर्म एसेट की अगर मैं बात करूं आपसे, लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट क्या होते हैं बच्चों? जो 1 मोर मतलब कि 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए यूज किया जाता है, समय के लिए उपयोग किए जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी सी आप बताइए आप लोग। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन ये, किसने कहा कि पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण यथा मशीनरी या फैक्ट्री का भवन किसके लिए परिभाषित है? तो ये जे.एम. कीन। जैसे मशीनरी हम लेके आए, ठीक है, मशीनरी जो लेके आए वो पूंजी परिसंपत्ति का ही पार्ट है। हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना है या फैक्ट्री कोई खोलना है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने के लिए हमें मशीनरी की आवश्यकता होती है। मशीनरी जब लाए तो जो पैसे लगाया उसमें वो कैपिटल था, और कैपिटल से क्या बनाया हमने? असेट बनाया। तो ये किसने कहा? ये जे.एम. कीन्स ने कहा था भैया। किसने कहा था बच्चों? जे.एम. कीन्स ने कहा था। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, IMF की जो स्थापना 1944 में होती है बच्चों, ब्रेटन वुड्स, पहले IMF के बारे में समझते हैं। IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी जो स्थापना होती है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में होती है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो वाशिंगटन DC में है।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो है वो कहाँ पे बच्चों? अमेरिका में है। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है बच्चों? अमेरिका में है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वॉशिंगटन अमेरिका में है, 1944 में होता है, IMF होता है। अब दूसरी बात यहाँ से क्या रखने वाले, याद रखने वाली योग्य बात है कि इसमें ओनली देश कितने होते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट में 44 देश होते हैं। ठीक है, इसका जो कार्य क्या होता है ये इसमें पूछेगा, कार्य नहीं है इसका कार्य। तो ये लोन देने का, जो पर्सनल लोन देने का काम नहीं करता है। पर्सनल लोन देने का कार्य नहीं करता है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, आओ अभी एक बार आप इनको ऑप्शन को पढ़ लो, क्वेश्चन निकालते हैं। चलो इसको मैं बता भी देता हूँ। वो है अपने सदस्यों को अल्पाधिकार ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, देखते हैं अभी आगे का। वो मुद्राओं के परिवर्तन की व्यवस्था करता है, इसमें बेटा नहीं पूछा गया है। वह मुद्रा के परिवर्तन की व्यवस्था करता है, वह विदेशी मुद्रा की दरों में स्थिरता सुनिश्चित करता है, वह विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए नई मुद्रा बना करता है। ठीक है, अब इसमें से आज ज़्यादा जो आंसर सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा बच्चों। ज़्यादा आंसर कौन सा सही है इसमें? ए वाला। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन लोग। मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो प्राइस पर क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, डिमांड का जो रूल लगता है अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग अनुसार लगता है। कैसे लगता है वो ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे मैंने कहा प्राइस अप हो गया, ठीक है, प्राइस अप होगा तो डिमांड क्या होगी? नीचे। ठीक है, डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों? डाउन हो जाएगी। जैसे मैं ये प्राइस के अकॉर्डिंग चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये प्राइस के अकॉर्डिंग चीज़ें जब बता रहा हूँ, प्राइस अगर अप है तो डिमांड जो होगी बच्चों वो डाउन हो जाएगी। डिमांड कैसी हो जाएगी? डाउन। तो मैंने किसके एवज में निकाल रहा हूँ ये सारी चीज़ें? ये प्राइस के एवज में निकाल रहा हूँ। लेकिन जो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो मांग का नियम आज से जब किसी वस्तु का मांग, तो इसमें एवज किसका लगाया जा रहा है? इसका पॉइंट किसका पूछा जा रहा है? इसमें मांग का पूछा जा रहा है। और मांग का जब पूछा जा रहा है तो डिमांड क्या हो रही है? इसमें बढ़ रही है। सॉरी, डिमांड मार्केट में क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। देखो, मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर मांग बढ़ रही है ढंग से देखेंगे तो डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी बच्चों बढ़ जाएगी। प्राइस भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट में इस मार्कर की जो डिमांड है, जो मांग है, लगातार बढ़ जाएगी तो जो इसके जो सेलर है ना बच्चों, वो ऑटोमेटिक इसकी मांग बढ़ा देंगे। जैसे जब टमाटर, जब अपन जब किसानों की अगर बात करूँ, टमाटर से एक एग्जांपल देता हूँ आपको। किसानों के पास जब टमाटर होता है तो 2-3 रुपये केजी होता है, लेकिन कुछ समय निकलने के बाद जो ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसको रख लेते हैं अपने पास। उसका को क्या कर लेते हैं? पूरी जगह एक संग्रहण कर लेते हैं। संग्रहण करने के बाद, स्टोर करने के बाद क्या करते हैं? उस चीज़ का स्टोर करने का कुछ समय के लिए 2-3 महीने रखते हैं। जब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है तो टमाटर के भाव क्या होते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। ये आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, तो इस बात से आप समझ सकते हैं। तो इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इसके पैरेलल प्रभाव ही पड़ता है। डिमांड बढ़ने पर प्राइस भी बढ़ जाती है। तो अपन ये चीज़ देखते हैं। देखो आओ, तो अब देखते हैं उस वस्तु की कीमत घटती है क्या? नहीं। उस वस्तु की कीमत उतनी ही रहती है क्या? नहीं। उस वस्तु की कीमत बढ़ती है क्या? जी हाँ। जिसकी क्या हो रहा है बच्चों? मांग बढ़ रही है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। उस वस्तु की मांग की उसकी वस्तु की मांगी गई मात्रा घटती है। नहीं। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा? सी। इतना सा समझ में आया कि नहीं आया? चलिए चलते हैं आगे। अगर इसका रिवर्स रूल भी ये भी हो सकता है, अगर डिमांड बच्चों घट रही होगी तो क्या करोगे सर? अगर डिमांड घट रही है तो सीधा सीधा रूल है, तो प्राइस भी हम क्या कर देंगे? डाउन कर देंगे। ठीक है, इधर आओ। अगर सर यहाँ पे प्राइस कम हो रही हो तो क्या करोगे सर? तो प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी भैया। ये रूल आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आओ। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? ये आपको बताना है कि भैया इनमें से कौन सा अधिकार है जो भारतीय लोगों को ही मिला हुआ है। ये चीज़ आपको यहाँ से बतानी है। ठीक है, अगर अपन देखते हैं आगे इस चीज़ को, कौन सा अधिकार है कौन सा नहीं है। ढंग से पढ़ते हैं। कानून के समक्ष समता। कानून के समक्ष समता। आगे देखते हैं। कानून के प्राधिकरण के बिना किसी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा और धर्म की स्वतंत्रता। इसमें यह पूछा गया बच्चों, जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को ये अधिकार उपलब्ध है। यही उनको क्या है बच्चों? ये उपलब्ध है। तो ये कौन सा अधिकार है जो भारतीय लोगों को क्या है? ये उपलब्ध है। ये हमसे पूछा गया। तो भारतीयों को जो उपलब्ध है, सुनो, कानून की समक्ष समता।
अगर कोई भारतीय व्यक्ति भी भारत से कोई व्यक्ति आता है जो भारत का नागरिक नहीं है, उसको कानून में समक्ष समता दी जाएगी। कानून में जो कार्रवाई की जाएगी उसके लिए सेम की जाएगी भैया, ठीक है। जो भारतीयों के लिए कानून बनेगा वो बाहर के लोगों के लिए भी वही कानून बनेगा, भारतीय और फॉरेनर में भी वही कानून बनेगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। कानून के प्राधिकरण के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन की निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, ये जो आर्टिकल है, ठीक है, ये हमें ये सुरक्षा देता है कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। जो हमारे भारत के देश हैं उनको एक स्पेशल जो अधिकार दिया गया है, भारत के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल अधिकार क्या दिया गया है, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता बाहर के आए हुए लोगों को भी होती है, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हमारा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक अल्पसंख्यकों के बारे में बता दूँ, हमारे जो देश के अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एक थोड़ा अधिकार अधिकार क्या ज़्यादा दिए हुए हैं। जैसे अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिए गए मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक रूप से स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक रूप से क्या दी गई है भैया, स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने जो धार्मिक स्थल हैं उनको सेव रख सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं, ठीक है। उनको अब जो नॉर्मल पर्सन है, जो नॉर्मल श्रेणी में आते हैं, उनसे अल्पसंख्यकों को क्या दिया गया, अधिक अधिकार दिया गया है। इनके जो चीज़ें होती हैं, इनके जो धार्मिक स्थल होते हैं उनको गवर्नमेंट मॉनिटरी भी नहीं होती है, लेकिन जो बहुसंख्यक होते हैं उनकी गवर्नमेंट मॉनिटरी होती है। ये इनको स्पेशल क्या दिया गया, इनको अधिकार दिया गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो था सी, धर्म, जाति और लिंग और जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। इन इंडिया एनडीडीबी मीन्स क्या है बच्चों, एनडीडीबी मीन्स हमसे पूछा गया है कि ये क्या है। तो एनडीडीबी मीन का होता है नेशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड, नहीं बच्चों, नेशनल डिमांड डेवलपमेंट बोर्ड नहीं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी जो फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट होती है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है एनडीडीबी का, जो एनडीडीबी लिखा हुआ है, इसका जो उद्देश्य क्या है, डेयरी उत्पाद को बढ़ावा देना। डेयरी उत्पादों को क्या देना बच्चों, बढ़ावा देना। डेयरी उत्पाद से मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं गाय, भैंस, ठीक है, जहां पर नहीं है उन्हें पालने की सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। कृषि से रिलेटेड चीजें उपलब्ध करवाना, कृषि से संबंधित चीजें उपलब्ध करवाना। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आओ चलते हैं। अब मतलब सीधी मुद्दे से बात करूं तो ये जो लोग हैं जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं, कृषि पालन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना, ठीक है, उनके लिए इनकम जनरेट करना। सीधी सी बात तो ये है इसके अंदर। तो इसके फुल फॉर्म आपको बताई दी गई है, सी आंसर हो जाएगा नेशनल, ठीक है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 किलोमीटर है बच्चों, ठीक है। 21 किलोमीटर पोलेमी है, नोमोरो, वेटिकन सिटी भी आता है, ठीक है, और नोरू भी आता है। नोरू एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, अभी करंट के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो नोरू है, ठीक है। वेटिकन सिटी भी काफ़ी बहुत छोटी है, मैं नोरू के बारे में बात करता हूँ। नोरू एक टाइम पे बहुत रिच कंट्री हुआ करती थी, पैसिफिक ओशियन के में स्थित है। मैं कहाँ पे स्थित है, पैसिफिक ओशियन में है नोरू। अब नोरू क्या है वो मैं बात करता हूँ। नोरू एक समय पे बच्चों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्या, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। नोरू जो देश होता है बच्चों एक समय पर बहुत अमीर देश होता है। अमीर देश होता है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट का पता लगता है बच्चों। किसका पता लगता है, फॉस्फेट की खोज होती है। क्या हो जाती है यहाँ पे, फॉस्फेट की खोज हो जाती है। जैसे मैं अभी बोलूं कि हमारे और पास जिस क्षेत्र में सोना निकला जाता है, किसकी खदान, माइंस आ जाती है बच्चों, माइंस आ जाती हैं सोने की।
माइंस किसकी हैं बच्चों? गोल्ड की माइंस हमें मिल जाती हैं। गोल्ड की अगर माइंस मिल जाती हैं तो लोग वहीं पर पलायन करने लग जाएंगे। क्या होगा बच्चों? वहीं पे पलायन करने लग जाएंगे और वहीं पे चलने लग जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर सोर्स मिलने लग जाएं। जैसे मैं पन्ना खदान के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, पन्ना खदान पे हमारे इंडिया में ही है पन्ना खदान, उसके बारे में आपको बताता हूँ। पन्ना खदान में क्या निकलते हैं बच्चों? हीरे निकलते हैं। वहाँ के लोकलिटी ऐसी है, वहाँ का हर एक व्यक्ति हीरे खोजने में लगा हुआ है। उसे पता है कि अगर मैंने अपने जीवन में एक बार एक हीरा भी मिल गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वहाँ पर 10 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति तक क्या करते हैं बच्चों? वो हीरे की खोज में लगे होते हैं। ठीक है, कई लोगों को मिला भी और कई लोगों का जीवन 10, 15, 20 साल हो चुकी है, 50 साल भी जीवन उनका निकल चुका है, उन्हें कोई भी हीरा नाम की कोई भी चीज़ नहीं मिली है। लेकिन जिनको मिल जाती है उनका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे गोल्ड माइंस का होता है, किसी को गोल्ड मिल गया तो उनका जीवन सफल हो जाए। उसी तरीके से नोरू में फॉस्फेट की खोज होती है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 70s से 90s के बीच में, जब फॉस्फेट की उस टाइम बहुत ज़्यादा एक रिक्वायरमेंट होती है तो सारे लोग नोरू की तरफ जाने लग जाते हैं। वहाँ से फॉस्फेट लेकर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं तो नोरू एक रिच कंट्री बन जाता है। नोरू कैसा बन जाता है? एक रिच कंट्री बन जाता है। लेकिन अब आज के रिसेंटली अगर मैं बात करूँ 2024 में आपसे, रिसेंटली अगर मैं बात करता हूं 2024 में, तो यहाँ पे क्या फॉस्फेट की एक मात्रा समाप्त हो चुकी है और दुनिया में फॉस्फेट की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। फॉस्फेट से वो लेकर बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिलने लग गई हैं। तो आज के समय पे क्या नोरू एक रिच कंट्री से एक बहुत गरीब देश की तरफ रुख कर रहा है बच्चों। यहाँ के जो लोग हैं मोटापे से पीड़ित हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फास्ट फूड पे डिपेंड है, सी फूड पे डिपेंड रहते हैं वहाँ पे। अब जो लोग 70s और 80s में वहाँ पे जो गए थे वहीं पे बसकर रह गए बच्चों। इनके लिए यहाँ पे एयरपोर्ट की अच्छी सुविधा मौजूद है, होटल्स मौजूद हैं, हेल्थ सुविधाएं मौजूद हैं, स्कूल सुविधाएं मौजूद हैं। हर वो एक सुविधा जो एक सिटी या देश में मौजूद होनी चाहिए वो नोरू में सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारे का आंसर क्या है? नोरू। आंसर क्या है? नोरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, निम्नलिखित में से पूंजी संग्रहण का पुस्तक लेखक किसने किया था? पूंजी संग्रहण नामक एक पुस्तक है जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। इसके लेखक कौन है? श्रीमान जॉन रॉबिन्सन नहीं है, एडम स्मिथ तो बिल्कुल भी नहीं है, लॉर्ड मेनार्ड किन्स भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। जो इसके मेन जो लेखक हैं वो है रोजे लग्जमबर्ग, जो 1913 में पब्लिश होती है बुक्स। रोजा लग्जमबर्ग हैं और ये बुक जो पब्लिश होती है वो 1913 में पब्लिश होती है। तो आंसर क्या है हमारा? डी आंसर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जो इसके पब्लिकेशन या लेखक के राइटर है रोजा लग्जमबर्ग हैं। ठीक है, और जो पब्लिश जो होती है 1913 में होती है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है। DOS क्या है बच्चों? ठीक है, अब बात समझते हैं क्या है इसका मतलब। इसकी फुल फॉर्म पहले अपन सोचते हैं क्या है। डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्टेंट ऑपरेटर सिस्टम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर तो हो गया डिनायल ऑफ सर्विस। अब बात ये आती है कि डॉस क्या है बच्चों? डॉस क्या है? कभी आपने देखा होगा अपने मोबाइल फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पर, जब हम नेट का यूज़ कर रहे होते हैं ना, बहुत सारे एक साथ मैसेज आते रहते हैं। एक साथ 100 मैसेज आ गए, 150 मैसेज आए, तो हमारा फ़ोन हो जाता है हैंग, हम फ़ोन पर काम नहीं कर पाते हैं। तो वही डॉस है बच्चों। एक साथ बहुत सारे मैसेज का पर आक्रमण होना है, उसको हम वायरस भी बोल सकते हैं। एक साथ बहुत सारे मैसेजों का एक तरफ अटैक होना ही क्या होता है? डॉस का होता है। ठीक है, इसमें डॉस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आक्रमण करती हैं, जिससे कि क्या हो जाता है कि वो फ़ोन हैंग हो जाता है, ख़राब होने की सिचुएशन पहुंच जाता है। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो ख़राब होने की पूरी संभावना बन जाती है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एक अपन ऐसे बोल सकते हैं ये एक प्रकार का साइबर हमला होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का बच्चों साइबर हमला होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का बच्चों साइबर हमला होता है। ये चीज़ अपन यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में कब परिवर्तन होता है ये हमसे पूछा गया है। जैव विविधता में चेंज कब होता है? देखो बच्चों, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर। देखो ऐसे, ये है एक कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ तो मौसम ठंड से भरा हुआ है, एकदम भयंकर सर्दी पड़ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जैसे हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे या साउथ की तरफ चलेंगे तो अपने को इश्यू है कि सर्दी पड़ने वाली है। लेकिन मौसम जैव विविधता कब पाई जाएगी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है किस तरफ चलने पर? भूमध्य रेखा की तरफ चलने पर। भूमध्य रेखा की तरफ चलने पर क्या पाया जाएगा बच्चों? जैव विविधता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी बच्चों? जैव विविधता पाई जाएगी।
बात समझ में आई कि नहीं है? जैव विविधता कब पाई जाएगी बच्चों? जब कि भूमध्य रेखा की तरफ हम चीज़ें बढ़ने लग जाएंगे, तब जैव विविधता पाई जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन देखो क्या है आंसर। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, भूमध्य रेखा एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। ध्रुवों की तरफ तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि ध्रुवों पोल्स की तरफ जब बढ़ते हैं तो वहाँ तो सर्दी है, वहाँ तो जैव विविधता इतनी पाई नहीं जाएगी। जो जैव विविधता पाई जाएगी वो भूमध्य रेखा की तरफ पाई जाएगी बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी है, सॉरी ए आंसर हो जाएगा। आंसर क्या? भूमध्य रेखा की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, आओ। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, लेकिन इन जो निम्नलिखित जो कारण दे रखे हैं उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? मैं बता दूं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हुड़ का आक्रमण, प्रशासन का सांपत्य ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म के स्वीकार करना, अरब आक्रमण। जो मेन जो रीजन होता है गुप्त साम्राज्य का पतन का, वो होता है हुड़ का आक्रमण। हुड़ जो लोग थे उनका आक्रमण, उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे आक्रमण किए, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य जो होता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त जो प्रथम होते हैं, इसके प्रतापी राजा होते हैं, श्रीगुप्त भी होते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट भी होते हैं, सेकंड भी होते हैं। तो आपको बस यहाँ से याद रखनी है कि हुणों के आक्रमण के बाद जो गुप्त साम्राज्य था पूरी तरीके से पतन हो जाता है। इसके जो संस्थापक होते हैं बच्चों, जैसे गुप्त साम्राज्य के क्या बच्चों? राजा जो होते हैं, संस्थापक जिनको मैं बोल दूं आपको, संस्थापक कौन होते हैं बच्चों? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन होते हैं? तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। और जो प्रतापी राजा होते हैं वो होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ये बात इनके बारे में आपको यहां से याद रखनी है बच्चों। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के बारे में ये सारी चीजें याद रखनी है। और एक ठीक है, इतना आपके लिए काफी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, हमको ये बताना है कि ये जो स्टेट दे रखी है उनमें से सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेशो किसका है? उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, मणिपुर का है, मिजोरम का है। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, लिटरेसी की जब बात आती है, कई बच्चे क्लास में भी क्या बोलते रहते हैं, सर आपने जो पढ़ाया ऑप्शन में नहीं है। मेरे भाई लोगों सुनो, टॉप 3 तो हमेशा याद रखने को मैं बोलता हूँ कि टॉप 3 तो आपको याद रखने ही रखने। जैसे लिटरेसी की हाईएस्ट लिटरेसी या साक्षरता की अपन जब देखते हैं, हाईएस्ट साक्षरता किस राज्य में है? केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली राज्यों की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली स्टेटों की बात कर रहा हूँ आपसे। नॉर्मल स्टेट की जब बात आती है तो नॉर्मल स्टेट में जो टॉप करता है वो करता है केरल। हाईएस्ट साक्षरता दर कहाँ पे है बच्चों? केरल में है। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन आता है बच्चों? मिजोरम आता है। तो लो अपना आंसर है क्या नहीं मिजोरम? देखना एक बार ऑप्शन में, देखो मिजोरम है या नहीं। पहले तो ये देखो, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन आप पढ़ने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा। इसमें तो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। चलो 2011 के सेंसर से कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। सर ये तो आपने बता दिया टॉप 2, अब बॉटम से भी बता दीजिए। बॉटम में सबसे पहले लास्ट में आता है बिहार कभी किसी समय पर बहुत रिच होता है। जो मगधा एम्पायर होता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। यहाँ की जो चीज़ें घटित होती हैं बच्चों बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आज आप इस यहाँ की स्थिति, जो दयनीय स्थिति, आप उससे अवेयर हैं, जानते हैं कि किस तरह की यहाँ पे स्थिति अभी बनी हुई है। तो उस स्थिति को देखते हुए हमारे देश के लिए बिहार एक सोचनीय चिंतन का विषय है। बिहार के बारे में हम सोचें कि भैया यहाँ की स्थिति क्यों ख़राब है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, सबसे पावरफुल राजा भी हुआ करते थे, राज्य भी थे, बट नाउ आप सिचुएशन इनके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, अब साक्षरता की बात ठीक है सर। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। भारत की जनसंख्या 2011 की जो जनगणना होती है, 2011 का जो सेंसस है, जनगणना, जिसको हम बोलते हैं बच्चों सेंसस, क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं। अब सेंसस के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो सेंसस का जो अध्ययन है उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं बच्चों? डेमोग्राफी बोलते हैं। भारत में जो पहली बार जनगणना होती है वो 1872 होता है। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से जो जनगणना प्रारंभ होती है वो होती है 1881 में। इस समय लॉर्ड मेयो होते हैं और इस टाइम पे कौन होते हैं? रिपन होते हैं।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफी 1872 और 1881। अब 2011 की जनगणना से हमेशा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता रहा है, क्योंकि 2021 में जनगणना संपन्न नहीं हुई थी। 2021 की जनगणना ना होने का कारण जो था कोरोना महामारी, कोरोना पैंडेमिक था। कोरोना महामारी के कारण बच्चों अच्छे से क्या जनगणना प्रारंभ ही नहीं हुई थी, कोरोना महामारी के कारण। और उम्मीद है कि 2025 में जनगणना का हमारे पास डाटा उपलब्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। GIS, जी किस शब्द के लिए बना है? ग्लोबल, गुडनेस, जियोग्राफिक, जियोलॉजिकल। GIS जो वर्ड बना है बच्चों, जियोग्राफिकल के लिए बना है बच्चों। किसके लिए बना है? जियोग्राफिकल के लिए बना है। अब कैसे है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन करता है? GIS में GI जो है, ये देखते हैं GI और जियोग्राफिक चीज़ें क्या है। जियोग्राफिक रूल्स रेगुलेशन हमें बनाने होते हैं, हमें कोई पहचान करनी होती है, ज्योग्राफी की चीज़, ज्योग्राफी के बारे में हमें बताना होता है। जैसे हमें कोई प्लान रेडी करना है, कैसे प्लान रेडी करना है वो देखिए आप। हमें कोई प्लान रेडी करना है, जैसे कि मुझे इस क्षेत्र को लेके प्लान रेडी करना है, तो मुझे पता है यहाँ रेगिस्तान है। मुझे इस क्षेत्र को लेके प्लान करना है, तो मुझे यहाँ पता है कि हिमालय है। यहाँ पे क्या है? हिमालय है। ये क्या है बच्चों? हिमालय है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों? अभी अपन डिस्कस किए थे पश्चिमी घाट और यहाँ पूर्वी घाट। तो हर एक एरिया में हमें एरिया की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वो पता रहनी चाहिए कि कहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, कहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र है, कहाँ पे मैदानी क्षेत्र है। ऐसे करके चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी तो हम जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, सरकार कोई भी प्लान रेडी करेगी तो वो यानी कि सरकार जो कोई प्लान रेडी करेगी वो ज्योग्राफी के हिसाब से प्लान रेडी करेगी बच्चों। किसके हिसाब से प्लान रेडी करेगी बच्चों? ज्योग्राफी के हिसाब से प्लान को रेडी किया जाएगा। तो ज्योग्राफिकल चीज़ों का इंडिकेशन जो होता है, ज्योग्राफिकल चीज़ों की जो महत्ता होती है, इंपॉर्टेंसी होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और GIS में जी का मतलब है ज्योग्राफिकल, ठीक है। आगे चल सकते हैं, आइए। ऊष्मागतिक, जिसमें परिवेश के साथ कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होता, वो क्या कहलाता है? जैसे मैंने कहा कोई कार्य किया, मैंने क्या कर दिया? कोई कार्य कर दिया। मैंने जब कार्य किया तो मैंने देखा बच्चों ढंग से कि ज्योग्राफी किया, मैंने कोई कार्य किया, जो ऊर्जा है वो ट्रांसफर ही नहीं हुई, ऊर्जा वहीं की वहीं रह गई। तो इसको क्या बोला जाता है? ऊर्जा बल्कि समाप्त नहीं होती है, ऊर्जा को किसी जगह लगा दिया जाता है। ऊर्जा को किसी ना किसी कार्य में लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। ऊर्जा का, एनर्जी का क्या कर रहे हैं हम? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? एडियाबेटिक बोला जाता है, यानी रुद्धोष्म बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? रुद्धोष्म बोला जाता है। ये आपसे यहाँ पे इस प्रक्रिया के बारे में पूछा गया, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इसका नाम का आपको पता लग गया होगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक न्यूट्रॉन है? सर्वाधिक न्यूट्रॉन पूछे गए। तो अब चलो देखते हैं, अगर काउंट करते हैं, इसमें कितने हैं? 32, इसमें कितने हैं? 30, ठीक है। इसमें कितने हैं? 31, और इसमें कितने बच्चों? 33 बच्चों। इसमें कितने? 33। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस में न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन किस में है? फेरम वाले में। ए आंसर हो जाएगा। इसमें कितने थे? 32 थे। इसमें कितने थे? 30 थे। इसमें कितने थे? 31 थे। और इसमें कितने हैं? 33। तो आंसर इज 33। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो आंसर हमारा ए आंसर हो जाएगा। हमने पूछा था हमारे से न्यूट्रॉनों की संख्या, तो मैंने सबका निकाल के बता दिया, तो ये होगी इसकी कहानी, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। फारेनहाइट और सेल्सियस ताप को मापने की 2 मापनियाँ हैं। किसी ताप का रिकॉर्ड किया गया है, संख्यात्मक मान यदि दोनों मापनियाँ में समान हों तो वो तापमान क्या होगा बच्चों? ये हमसे पूछा गया है, मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। C = 5/9, मैं लिख भी देता हूँ बच्चों, C = 5/9, ठीक है। अब इसके आगे जब देखते हैं F - 32 इक्वल्स, ठीक है, इसमें F केल्विन हो जाएगा, केल्विन 273 बच्चों। ये बात अपन को यहाँ से पता लगा कि C = 5/9 होता है, फारेनहाइट 32 होता है, इक्वल्स टू C - 273 होता है। जब इसका सोल्यूशन करते हैं तो आंसर आता है -40 डिग्री सेल्सियस। ये आप कॉपी में करके देखिएगा। सॉरी, आंसर क्या है? ये रहा,
ए आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, जब के सी इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट एफ माइनस 32 इक्वल के माइनस 273 इक्वल माइनस 40 आंसर आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो वो आंसर कहाँ दे रखा है, ए में दे रखा है। वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, वर्षा के संबंध में कौन सा अनुक्रम सही है, ये हमसे पूछा गया है। वर्षा के संबंध में देखते हैं, वायु का धीमा आरोहण धीमा संघनन भारी मूसलाधार वर्षा करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। जब तेज बारिश चलती है तो मूसलाधार बारिश तभी आती है, ये बात भी आप ध्यान रखना कि मोटी बूंदों को वो सीधे से सही रख पाती है और ऊपर भी उठा के रख पाती है। वो देखते हैं, वायु का तीव्र आरोहण बृहद वर्षा बिंदु और भारी मूसलाधार वर्षा, ये बिल्कुल सही है। आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं, घटा हुआ वायुदाब संपीड़ित वायु भारी मूसलाधार, ये तो बिल्कुल ही गलत है और ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वायु का तीव्र आरोहण होगा तो बृहद वर्षा बिंदु होगा, और बृहद वर्षा बिंदु होगा तो वर्षा भी कैसी होगी, मूसलाधार होगी। वर्षा भी कैसी होगी बच्चों, मूसलाधार होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आओ नेक्स्ट चलते हैं। सूक्ष्म तरंगें ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है। अब हमसे पूछा गया है कि सूक्ष्म तरंग ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है, तो ये हमसे पूछा गया है। पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण, बिल्कुल सही बात है। पदार्थ के द्वारा क्या किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण किया जाता है, जिसके थ्रू ये काम चलता है। प्रकाशीय तंतु द्वारा सूक्ष्म तरंगों का ग्रहण, ये नहीं है भैया। विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंग प्रवर्धन, ये भी नहीं है। धातु में से होकर सूक्ष्म तरंगों का संचरण, ये भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए, पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण। बच्चों ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आमतौर पर रडार संचरण सूक्ष्म तरंगों के और घर का गैस का जो ईंधन है ना, उसमें इनका यूज किया जाता है। किसी पूर्ण चालक खोखले पिंड के अंदर विद्युत जो क्षेत्र है, खोखला है पिंड भी है, ठीक है। किसी पूर्ण चालक खोखले पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, 4π होता है, अरे नहीं होता, अनंत है, नहीं है। इसके अंदर वाला तो शून्य ही होता है, इसके अंदर कैसा होता है, शून्य होता है। पिंड की आकृति पर निर्भर करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अंदर तो ये पूछा बोल रहा है ना, किसी पूर्ण चालक खोखले पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, शून्य ही होता है। तो आंसर क्या आ गया अपना, सी आंसर आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आइए। आवेग की बीमा वही है जो कि किसकी है, आवेग की जो बीमाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपसे ये पूछा गया है। आवेग की बीमाएं पूछी गई हैं कि प्रेशर दाब की होती हैं, कार्य की होती हैं, एंगुलर कोणीय संवेग होता है, लाइनियर मोमेंटम होता है। तो आवेग की जो बीमा होती है ना बच्चों, वो होती हैं रेखीय, लाइनियर, रेखीय संवेग, लीनियर जिन्हें बोल रहे होते हैं अपन, रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम। तो आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका, आंसर क्या हो गया बच्चों, डी आंसर हो गया, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबंध था। यह पूछा गया है कि महायान के जो नियम कानून थे उनसे विचारों से कौन सा व्यक्ति निरूपण करता है या उनका कोई उनके दिए हुए रूल और रेगुलेशन को मानता है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है, जैसे कि नागार्जुन, मिनांडर, कश्यप, मातंग या कनिष्क। वह व्यक्ति था नागार्जुन बच्चों। कौन व्यक्ति था, नागार्जुन। नागार्जुन जो होता है, बौद्ध की दो शाखाएं होते हैं, हीनयान और महायान, ठीक है। नागार्जुन किसको फॉलो करते थे, तो नागार्जुन जो फॉलो करते थे, आपके सामने अभी आंसर आ चुका है, महायान। महायान एक संस्कृत वर्ड है बच्चों, कैसा वर्ड है, महायान कैसा वर्ड है, संस्कृत वर्ड है। नागार्जुन, महायान संस्कृत वर्ड है। संस्कृत जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, महान वाहन, इसका वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों। इसमें जो महायान को जो मानने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग होते हैं मूर्ति पूजा में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा में क्या करते हैं बच्चों, ये विश्वास करते हैं। ये इनका इसी महायान का प्रचार और प्रसार तिब्बत में है, चीन में है, श्रीलंका में है और मलेशिया में है। इन्हीं जो महायान है इसका ही सारी चीजें बच्चों फैली हुई है, यही सारी चीजें यहाँ पे फैली हुई हैं। महायान का कौन मानते थे, नागार्जुन, ठीक है। अब महायान एक था हीनयान। हीनयान जो होता है बच्चों, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं।
विश्वास नहीं करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से नहीं करते हैं। ये इनके बारे में थोड़ी बात आपको यहाँ से याद रखनी है बच्चों। अब बताओ कोई दिक्कत? चलें आगे। ठीक है, आओ चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आपसे पूछा गया है कि इन जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा सदस्य कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है क्या? ठीक है, चलो मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। अभी इसमें से ये भी देखना ज़्यादा सही कौन सा है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है क्या? ये बात भी अब थोड़ी हजम नहीं हो रही, बात सही नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। ये सब आंसर को साइड में कर देता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है। तो अब राज्यसभा अपर हाउस होता है, एक होता है जो राज्यसभा जिसको अपन बोलते हैं अपर हाउस, उच्च सदन बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है ना। एक है बच्चों राज्यसभा, एक है लोकसभा। एक विधानसभा नाम याद आ रहा था, पर लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। लोकसभा इसे बोलते हैं हम अपर हाउस के अलावा लोअर हाउस, निम्न सदन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? निम्न सदन बोलते हैं। सदनों के बारे में चीज में समझ आया कि नहीं आया? भारत के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं उनके बारे में जरूर याद रख लेना। भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी? वो तो आप सारे लोग जानते ही हैं, पर मैंने बता देता हूं, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट कौन है बच्चों? द्रौपदी मुर्मू। अब बात आती है उपराष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, वो राजस्थान के रहने वाले हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। निम्न में से कौन सी हैलोजन कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त की जाती है? हैलोजन फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। जो यूज की जाती है वो कौन सी की जाती है? क्लोरीन यूज की जाती है। कीटनाशकों को मारने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ये बात आप लोग यहां से उपयोग किया जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे चलते हैं। आओ, निम्न में से कौन सा घनीय क्रिस्टल संरचना नहीं होती है? इसमें पूछा गया नॉट। घनीय यानी क्यूबिक जो संरचना स्ट्रक्चर जो होता है वो नहीं होता। ना तो कॉपर में होता है, ना ही सिल्वर में होता है, ना ही गोल्ड में होता है। ये जो पाया जाता है बच्चों ग्रेफाइट में पाया जाता है। और ग्रेफाइट जो होता है आपको पता है, ग्रेफाइट हीरा जो होता है, ग्रेफाइट जो होता है किसके अपर रूप होते हैं? ये कार्बन के अपर रूप होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक, आओ नेक्स्ट चलते हैं। भूकंपीय तीव्रता को निम्न में से किनके द्वारा मापा जा सकता है? भूकंपीय तीव्रता मापने के लिए अभी जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है रेक्टर पैमाना, लेकिन इससे पहले यूज किया जाता था मार्कली पैमाना। मार्कली पैमाने के जो समाप्त हो गया, वो रीजन क्या था कि इसका जो मेजरमेंट होता था वो 1 से लेके 12 तक होता था। तो हम डिसाइड नहीं कर पाते थे कि डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कौन सा सही है। लेकिन जब रिक्टर स्केल आया तो इसका मेजरमेंट आया 1 से 10 के बीच, तो हम इससे परसेंटेज निकालने में आसानी होती थी। तो अभी जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है भूकंप मापने के लिए वो रिक्टर स्केल है। लेकिन भूकंप मापने के दोनों यंत्रों के बारे में पूछा गया तो दोनों यंत्र हैं मार्केली और रिक्टर पैमाना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भूकंपीय तीव्रता मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तरंगों का यूज करते हैं। भूकंप बल्कि नीचे से जब आता है, भूगर्भ से जब आता है ना, तो वो तरंगों के रूप में आता है, जिन तरंगों को हम बोलते हैं PSL तरंगें। उन तरंगों को क्या बोलते हैं बच्चों? PSL तरंगें बोलते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं PSL। तो P जो तरंगें होती हैं प्राइमरी तरंगें, P से मतलब होता है प्राइमरी,
एस का मतलब होता है सेकेंडरी, और एल तरंगों का मतलब होता है लव तरंगें। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। आलू में सर्वाधिक मात्रा में होता है, आलू के अंदर जब हम देखते हैं जो खाने की एक सब्जी होती है उसके अंदर प्रोटीन और फाइबर की मात्रा उच्च होती है। प्रोटीन और फाइबर की मात्रा कैसी होती है, उच्च होती है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, वाटर, स्टार्च, प्रोटीन और फैट। तो सबसे अधिक जो आलू में मात्रा होती है बच्चों प्रोटीन और फाइबर की होती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित प्राथमिक द्वितीयक वायु प्रदूषकों में किसका ब्राउन एयर होता है बच्चों, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। ये पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग प्राइमरी सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट इज आल्सो कॉल्ड ब्राउन एयर। ब्राउन एयर के नाम से किसको जाना जाता है, ये हमसे पूछा गया। ब्राउन एयर के नाम से जाना जाता है जिसमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या प्रकाशीय धूम, ठीक है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जो वायु प्राथमिक होता है, जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के समय एक धुंधुसी छाई जाती है, स्मॉग आ जाता है, वो जो होता है वो प्राइमरी होता है, जिसमें कि हम देखते हैं प्रकाश, रासायनिक, धूप, इसको धूप लिखिए, स्मॉग को धूम नहीं है, धूप है ये, ठीक है। तो हम बोलेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 68। वैकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक उपयोग किया जाता है, वैकेलाइट। वैकेलाइट उद्योग में किस प्राथमिक चीज है जो यूज की जाती है, फिनॉल, कैटिकॉल, ठीक है, एथाइलकोल या ऑर्थोक्रॉसोल। जो इसका यूज किया जाता है वैकेलाइट, प्लास्टिक के जो दाने होते हैं उनको बनाने में वो यूज किया जाता है फिनॉल का बच्चों। किसका यूज किया जाता है, फिनॉल का यूज किया जाता है प्लास्टिक के दाने बनाने के लिए। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे चल सकते हैं अपन, देखिए आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को आगे देखने पर हमें और चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी, और क्या क्या देखने को मिलती हैं वो अपन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। थॉमस कप किससे संबंधित है। थॉमस और उबेर कप जो आते हैं बच्चों कई बार बहुत सारे एग्जामों में आपसे पूछे गए हैं। थॉमस कप की मैं बात करूं तो थॉमस कप जो संबंधित है वो है बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। बात समझ में आई कि नहीं है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उबेर कप किससे संबंधित है। उबेर जो कप है किससे संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है, ठीक है। थॉमस कप का आंसर क्या मिल गया अपन को, ए मिल गया। आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। एक एलॉय जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है। हमसे पूछा गया है कि जो एक एलॉय है इसमें कौन सी धातु बच्चों नहीं है, तो आपको बताना है कौन सी नहीं है और कौन सी है। जैसे जर्मन सिल्वर का जब नाम आता है तो हमें लगता है सिल्वर तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन सिल्वर ही इसमें नहीं होता है। इसमें निकल होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, लेकिन सिल्वर इसमें नहीं होता। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है, एक एलॉय के अंदर निकल भी पाया जा रहा है, कॉपर भी पाया जा रहा है, जिंक पाया जा रहा है, लेकिन सिल्वर नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, आइए। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कितना होता है, 39 से लेकर 76 के बीच में होता है। 39 से लेकर 76 के बीच में बच्चों ये होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो आंसर अपना क्या है, बी हो जाएगी। इफ द टैक्स रेट इंक्रीज विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट शैल बी कॉल्ड। यदि आय के उच्च स्तर पर किसी कर बढ़ जाए तो इसे कहा जाता है समानुपाती, आरोही कर, एक मुश्त कर या अवरोही कर। तो इस कर को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी कि आरोही कर बोलते हैं बच्चों। बात समझ में आएगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ी टैक्स भी बढ़ता गया, तो उसे क्या बोल दिया हमने, प्रोग्रेसिव टैक्स बोल दिया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नींबू द सिट्रस फ्रूट या नींबू रस के फल और अचार निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंटेनर में नहीं रखने चाहिए। जो नींबू जैसे अपने अचार बनाया, अचार है, उसे किस प्रकार के कंटेनर में हमें नहीं रखना चाहिए। आप अपने घरों में जब देखेंगे तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, उसे कांच में रखे हुए आपने देखा होगा, ठीक है। आपने बाजार में भी जब अचार लेने जाते हैं तो वो जो अचार जो होता है वो कांच के जो शेप आकार के जो बर्तन बने होते हैं उसमें ये चीज़ें होती हैं। प्लास्टिक का आकार देखा होगा, चाइना क्ले
का आकार देखा होगा, लेकिन कभी स्टील या लोहे के बर्तन आपने नहीं देखे होंगे। हमें तो लोहे के बर्तनों में, आयरन के जो बर्तन होते हैं उनमें कभी भी अचार को या नींबू से बनी हुई चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है बच्चों, बोलो, खराब हो जाते हैं। उससे क्या होता है बच्चों, खराब वो हो जाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक क्या है बच्चों? मानव कोशिका में संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों की रक्षा करता है, ये है भैया। ये क्या करते हैं बच्चों? किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य जीवों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इनका काम मेनली एंटीबायोटिक्स का ये होता है, ये काम नहीं होता है। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। 75 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। परावैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो परावैंगनी किरणों में जो ऊर्जा किसकी अपेक्षा होती है? अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। बात समझ में आई कि नहीं है? इंफ्रारेड जो रे जो होती है उनसे क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। ठीक, और नेक्स्ट चलते हैं। साबुन उद्योग में मिलाने वाला उप उत्पाद क्या है? साबुन उद्योग में जो उप उत्पाद मिलाया जाता है वो ग्लिसरॉल मिलाया जाता है बच्चों। क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। ग्लिसरीन भी बोल देते हम लोग। ये बात ध्यान रखना कि ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है ये आपको? ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गोंड आदिवासी विंध्य पर्वतों के मूल निवासी हैं। इस प्रकार भील किस पर्वत के मूल निवासी हैं? तो मैं आपको बता दूं, गोंड जो आदिवासी विंध्य पर्वत के निवासी हैं, ये बात सही है। जो गोंडावना जो प्रदेश का नाम रखा गया है, गोंडावना जो प्रदेश का नाम रखा गया है वो गोंड प्रजाति के नाम पर ही रखा गया है। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया गोंड आदिवासी मूल निवासी। इस प्रकार भील किसके आदिवासी मतलब मूल निवासी हैं? भील लोग जो ज़्यादातर रहते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में रहते हैं। ये जो क्षेत्र आता है वो कौन सा आता है? सतपुड़ा वाला आता है। ना तो नीलगिरी वाला है, ना शिवालिक वाला है, ना ही हिमालय वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, हमारा सतपुड़ा हो जाएगा। और सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है बच्चों? धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। यहाँ से आपको यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक, चल सकते हैं आगे अपन। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सा भारत में विद्युत उत्पादन का सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है? यूरेनियम, खनिज तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस। हमें लाइट या बिजली बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो किस स्रोत का यूज किया जाता है? तो वो यूज किया जाता है कोयला का। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कामाख्या जो मंदिर है, टेम्पल जो है, वो असम में स्थित है बच्चों। कहाँ पे स्थित है? असम में ये स्थित है कामाख्या का मंदिर। ठीक है, ना ही मेघालय में, मणिपुर में, ना ही मिजोरम में। ये जो स्थित है ये असम में है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, ये चीज़ आपको अपन जरूर बताएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी? आपने देखा होगा जब अपन टीवी देख रहे होते हैं, टीवी के जो प्रचारक होते हैं, टीवी के जो प्रोडक्शन हाउस वाले होते हैं, तो वो ये बोलते हैं इस सीरियल को या इस प्रोग्राम को टीआरपी नहीं मिल रही है। टीआरपी का मतलब होता है बच्चों टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है टीआरपी का फुल फॉर्म। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन का सफल प्रशिक्षण किया है? शाहीन मिसाइल का जिसने अभी उपयोग किया है वो है पाकिस्तान देश। सफल परीक्षण किसने किया है? पाकिस्तान ने किया बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। GRM बासमती चावल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया भैया सलमान खान को। ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया बच्चों? सलमान खान को हाल ही में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2024 में किस हवाई अड्डे ने भारत यात्रा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो खिताब जीता है वो हैदराबाद ने जीता बच्चों। किसने जीता है? हैदराबाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ये खिताब जीता। ये करंट के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ही रिवाइज क्वेश्चन नए आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री साल सिंह सी मार्क का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो मेघालय के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? मेघालय के वो रहने वाले थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। किस तमिल अभिनेता ने हाल ही में अपनी पार्टी तमिलिंगा वैत्री कजालम का शुभारंभ किया है? तो शुभारंभ किया है वो कौन है बच्चों? विजय ने। ये साउथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जो इन्होंने प्रारंभ किया वो विजय ने किया है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए 50 क्वेश्चन किए, ज़्यादा एलोबरेटिव एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नहीं थी, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो और अपने आप को एनालिसिस करना है कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।